जिस पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता ने वापस भेज दिया था, उस पप्पू यादव को फिर से पूर्णिया की जनता अपनाएगी। बनमनखी चीनी मिल चल रहा था और जब पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव थे, उस वक्त वो चीनी मिल बंद हुआ है। जी। जिस वक्त वो सांसद थे, आज पप्पू यादव पूर्णिया में प्रणाम करने के लिए निकले हैं। जो पप्पू यादव 1988 ईस्वी से पूर्णिया में प्रणाम कर रहे हैं और पूर्णिया की जनता उन्हें 3 बार सांसद बनाया पूर्णिया से, उसी पूर्णिया में आज वो प्रणाम पूर्णिया का नारा देकर वो कार्यक्रम करने वाले हैं और कार्यक्रम इसी जगह पर करने वाले जहां हम आप आज साक्षात्कार कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे नेता ने जनता के सवाल पर हमेशा से सत्ता से टकराने का साहस किया है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो या इससे पूर्व भी जो मुख्यमंत्री जी रहे हैं, वो तो हमेशा से लोगों के लिए लड़ते रहे हैं और यही पूर्णिया है, इस बात का गवाह है। पप्पू यादव के साथ में अभी जो क्षेत्र में जो वो घूम रहे हैं, उस दौरान जो उनके साथ में भीड़ चल रही है, वो भीड़ जन समर्थन के लिए है या किसी जनसेवक को, किसी नेता को देखने की भीड़ है वो? देखिए सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अभी मैं उसी स्थान पर खड़ा हूं जिस स्थान पर प्रणाम पूर्णिया जो नारा दिया गया है, वो प्रणाम पूर्णिया के तहत यहाँ पर महारैली आयोजित की जाएगी। प्रणाम पूर्णिया महारैली। दरअसल अभी हम रंगभूमि मैदान में है। पूर्णिया शहर का ये रंगभूमि मैदान है। यहाँ पर ऐसे हजारों कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र पूर्णिया के पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जो प्रणाम पूर्णिया का नारा दिया है, उस प्रणाम पूर्णिया के तहत 9 मार्च को महारैली होने वाली है यहाँ पर। और इसके लिए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत किया है और लोगों से आह्वान किया है कि 9 मार्च को वो रंगभूमि मैदान आए। और 9 मार्च को जब यहाँ रंगभूमि मैदान में लोग आएंगे, उस दिन का क्या स्थिति होगा, इस बात को जानने के लिए आज मेरे साथ हैं जाप के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल कुमार, इनका नाम है। और ये आज हम इसको इसलिए बुलाए हैं क्योंकि पिछले लगातार 3-4 महीने से पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में गांवों का दौरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव, जिस पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता ने वापस भेज दिया था, उस पप्पू यादव को फिर से पूर्णिया की जनता अपनाएगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 9 मार्च के रैली का जिक्र किया, उससे पहले मैं करेक्ट करना चाहता हूं। मैं जन अधिकार पार्टी के युवा विंग में प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता हूं। और हमारे जो पूर्व सांसद महोदय जी के बारे में आपने कहा कि वो अपने मतलब जब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, 22 दिन की उनकी यात्रा अनवरत चली। औसतन हर दिन जो है 60 किलोमीटर की यात्रा रही उनकी जो है। और इस मतलब जो है 60 किलोमीटर औसतन की यात्रा जो 22 दिन 23 दिन जो चली, इसमें उन्होंने 1350 किलोमीटर जो है वो लंबा सफ़र तय किया और 10 लाख लोगों से वो उनका इंटरेक्ट हुआ, 10 लाख लोगों से इंटरेक्ट हुआ। और आपको हम ये बता देते हैं, आप कसवा से पूर्णिया की दूरी देखिए और जलालगढ़ से कसवा की दूरी देख लीजिए। इस तरह से यात्रा का रिस्पॉन्स रहा हर जगह पर। मतलब जलालगढ़ से कसवा, कसवा से पूर्णिया आने में, यानी कि जलालगढ़ से कसवा आए वो उनको 11 घंटा आने में लग गया। लोगों का इतना प्यार स्नेह रहा, क्योंकि उन्होंने देखा भी और आपने कहा भी जो है पूर्णिया ने उनको कभी नहीं छोड़ा। इस स्थिति तभी ऐसी बनी थी कि वो खुद भी कहते हैं कि पूर्णिया ने उनको नहीं छोड़ा। स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो मधेपुरा गए थे। लेकिन इस बार हमारी तैयारी पूरी तरह से पूर्णिया में तैयारी है और हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, हमारी पूरी कमेटी, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर है और जो प्रांतीय लेवल पे है, राष्ट्रीय लेवल पे है, सब मिलकर जो है पार्टी में हम लोगों की तैयारी है। और पूर्णिया की यह मांग है कि पूर्णिया को उसका बेटा और भाई के रूप में पप्पू यादव जी पुनः चाहिए। तो हम लोगों के जो ये प्रस्तावित 9 मार्च की जो रैली है, प्रणाम पूर्णिया महारैली, प्रणाम पूर्णिया कहिए, सलाम पूर्णिया कहिए, जोहार पूर्णिया कहिए। और ये रैली जो है हाल फिलहाल में जो है विगत 10 सालों में ऐसी रैली जो है पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल नहीं देखा होगा। और ये रंगभूमि मैदान में आपको जो है पाँव रखने का भी जगह नहीं मिलेगा। और हम लोगों की व्यापक तैयारी है।
वो बृहद इश्यू है। पूर्णिया के साथ साथ कोसी सीमांचल के साथ जो भेदभाव होते आया है उस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। वो अपना रोड मैप रखेंगे, कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसका निराकरण किया जाए। देखिए, आप जो बोले कि जिस दिन यहाँ कार्यक्रम होगी उस दिन काफ़ी संख्या में भीड़ होगी। भीड़ यहाँ पर वेदना प्रदर्शन में भी देखा गया था, जो कि तत्कालीन सांसद जो उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं, उन्होंने वेदना प्रदर्शन किया था। और उस वेदना प्रदर्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उतनी भीड़ आज तक नहीं हुई है। ये जिस रंगभूमि मैदान में कार्यक्रम होने वाला है प्रणाम पूर्णिया, उस रंगभूमि मैदान में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सभी लोग आए हैं। लेकिन ये कहना कि जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसका कई एक उदाहरण रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है। भीड़ है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, किसने क्या कौन सा रैली किया, क्या प्रदर्शन किया। और जहाँ तक कोसी सीमांचल, पूर्णिया सहित कोसी सीमांचल, मिथिलांचल और यहाँ तक कि बिहार में भी लोग जो है वाकिफ़ है कि और इस इलाके में जाप सुप्रीमो से ज़्यादा लोगों पर जो पकड़ है या जो उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है या जो भीड़ जुटाने की क्षमता रही है वो किन्हीं के पास नहीं है। और आपने सही कहा, सिर्फ भीड़ नहीं जुटाया जा रहा। हम लोगों का जो है संदेश है कि वो जो लोग आए यहाँ से एक मैसेज लेकर जाए और यहाँ से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात को रखेंगे वो एक व्यापक एजेंडा होगा। वो व्यापक जो है एक ब्लूप्रिंट है, उसको उन चीज़ों को जो है वो सामने रखने का काम करेंगे। और लोगों को हम लोगों का जुटाने का, किसी को शक्ति प्रदर्शन हम लोग का दिखाने का नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो पंचायत स्तर पर लोग आए और जो है क्या कहते हैं बूथ स्तर से जो लोग आए, जो वार्ड पे जो पंचायत में जो वार्ड हैं वहाँ से जो लोग आए उन तक ये संदेश सीधा पहुँचे, जो है संदेश पहुँचे। और उन संदेशों को वो लेकर जब यहाँ से वापस जाए तो हम लोगों का क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है, इसकी चर्चा वो अपने लोगों से करे, गांव में करे, ग्रामीणों में करे। और हम लोग तो जो है वो मतलब जो है आदमी तो आएंगे ही, आंकड़ा तो हम लोगों का 5 लाख का ये है। आदमी का सवाल, आदमी के साथ हम लोगों का जो वैचारिक एजेंडा है, जो हमारी बात है, जो हमारा जो है किसी भी चीज़, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी नेतृत्व करता हो, जब वो अपने एजेंडे को लेकर उन्होंने हम लोगों का, अगर आपने भी देखा होगा, सुना होगा, वो हमेशा से जो है कहते हैं कि कोसी सीमांचल, पूर्णिया सहित कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाका में जो ये भेदभाव सत्तारूढ़ सरकार जिनकी भी रही हो। और बिहार में तो जो है आप देखिएगा, अगर जो है नीतीश कुमार जी का लंबा कालखंड रहा है और इसमें कितने सालों तक जो है, अधिकतर साल तक तो भारतीय जनता पार्टी ही उनके साथ सरकार में थी। और सरकार में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो आज कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में रहने के बावजूद अगर कोसी सीमांचल, पूर्णिया सहित कोसी सीमांचल के साथ जो भेदभाव किया गया है, कहीं पर आप ग्लास ब्रिज देखिएगा और हम लोगों के इलाके में आज भी बाढ़ की जो व्यापक स्थिति है और बाढ़ के बाद जो स्थिति बनती है तो चचरी पुल के सहारे, बांस बल्ले के सहारे, बत्ती के सहारे जो है उसके सहारे पार करना पड़ा है। जो उपेक्षा की गई है, उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। अब जो है पूर्णिया कोसी सीमांचल की जनता अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। नेतृत्वकर्ता के रूप में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी भी लगातार पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और तकरीबन 39 साल से, जब वो पूर्णिया के पहले सांसद बने थे, तब से लेकर आज तक वो पूर्णिया से जुड़े हुए रहे। ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत दूर रहे पूर्णिया से जुड़े हुए रहे। लेकिन आज ये परेशानी वो गिना रहे हैं क्षेत्र में जाकर कि सीमांचल को और कोसी को के साथ भेदभाव किया गया। जब इतने दिन वो राजनीतिक पद पर रहे, मधेपुरा के भी वो सांसद रहे, उनकी पत्नी सुपौल की सांसद रही, उसके बावजूद भी जब वो कहेंगे कि हमको मेरे साथ भेदभाव किया गया, तो ये जनता क्या समझेगी इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अच्छा बताया। आप जब श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जो हैं, जब पूर्णिया के सांसद हुआ करते थे, उस समय पूरे बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपी नहीं है। अस्पताल में किस तरह से जो है लोगों को देखने के लिए जो है सही से जो है मतलब जो है चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे, लेकिन ये पूर्णिया ही था जो वैसे विकट परिस्थिति में भी जो है यहाँ पर 20-20, 22-22 घंटा बिजली रहा करता था। अस्पतालों में जो है सुधार थी, लोगों में यह था। जो अभी आप देखिएगा, प्रशासनिक तौर पर देखिएगा, कोई भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हो, कोई भी हो, उनका आप
थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। जब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का सुनने वाला नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल है वो समझ सकते हैं। और आप चिकित्सा की व्यवस्था को देख लीजिए तो उनके समय में जो था एक बंधा हुआ था, और कहीं ना कहीं जो आज जो आम आदमी पर जो बोझ चल रहा है वो बोझ नहीं था। और एक बात आपको और याद दिलाना चाहते हैं, हमारे नेता ने जनता के सवाल पर हमेशा से सत्ता से टकराने का साहस किया है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो या इससे पूर्व भी जो मुख्यमंत्री जी रहे हैं, वो तो हमेशा से लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। और यही पूर्णिया है, इस बात का गवाह है, जब इन्होंने पावर ग्रिड का जो है घेराव किया था बिजली के मुद्दे पर, तो इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। इन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तारी से भय नहीं है, मैं पूर्णिया के हित में, जब मैं यहाँ का सांसद हूँ तो पूर्णिया के हित में बात करूँगा। और जहाँ तक एक बात और कहना चाहते, ये सांसद जब थे तो इनका जो दिल्ली में जो आवास था, दिल्ली का जो आवास था वो सेवाश्रम के रूप में वो पूरे बिहार में जो है लोग जानते हैं, वो चर्चित था। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए वहाँ पर उनके जो है रहने खाने की व्यवस्था जो भी जो वहाँ पे था उस अनुसार से जो है वो मुहैया कराई जाती थी। आज भी आपने देखा हो, कोरोना का काल हो या बाढ़ का समय हो, किसी भी तरह की विपत्ति आए, किसी भी तरह की परिस्थिति आए, एक नहीं, वो सब कुछ ठीक है, वो हर जगह जाते हैं, हर व्यक्ति के दुख सुख में वो खड़े रहते हैं, ये देखा जाता है, मीडिया में भी बने रहते हैं खुद, और लोगों में इस बात की चर्चा भी है कि वो जनता के बहुत बड़े सेवक के रूप में भी सामने आते रहे हैं। लेकिन सांसद बनने की जहाँ बात की जाती है तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जो अभी एनडीए गठबंधन के तहत जो सामने नज़र आ रहे हैं नाम, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जा सकता है या फिर वो अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बिहार में जो सत्ता बदली है उसके बाद परिस्थितियाँ भी बदली है, राजनीतिक परिदृश्य भी बदला है। हम लोगों की तैयारी जो है, हमारी पार्टी की अपनी पूरी तैयारी है और भरसक तैयारी है, अपने दम पर लड़ने की तैयारी है। और जहाँ तक एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे नेता और हमारी पार्टी का जो विचार देखिएगा, वो विचार जो है धर्मनिरपेक्षता के आसपास धर्मनिरपेक्ष है। और हमारी पार्टी का विचार आपको कांग्रेस के समक्ष मिलेगा, कांग्रेस के समदृश्य में मिलता जुलता है। और हमारे नेता ने तो खुलेआम भी कहा है, अब ये विचार करना तो जो है जो बड़ी पार्टियां हैं उनका ये है, और ये तो कुछ चीज़ें जो हैं वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे। अन्य पार्टियों के जो महागठबंधन से हमारे नेता ने तो खुलेआम कहा है। और एक बात और मैं आज कहना चाहता हूँ, आज जब आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं, मैं कुछ देर पहले अभी निकला हुआ था तो किसी ने जो है मुझे वो एक लिंक भेजा, दैनिक भास्कर का जो है, दैनिक भास्कर जो अखबार है उसका एक लिंक आया है। तो उसमें जो है उन्होंने एक सर्वे कराया, पेपर ने एक सर्वे कराया कि पूर्णिया में महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं। तो उस सर्वे का जो आज रिजल्ट आया है उसमें 65% लोग जो है श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ देखना चाहते हैं। ये तो निर्णय हो गया कि चलिए महागठबंधन आगे क्या फैसला लेगी, कुछ चीज़ जो है अभी वो आगे साफ होगा। लेकिन हम लोगों की जो तैयारी है, हर हालत में हमारी पार्टी की तैयारी है, हमारी पार्टी यहाँ से लड़ेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ से लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो लड़ाई होगी, यह लड़ाई जो है पूर्णिया सहित कोसी सीमांचल की आज़ादी की एक तरह से कहिए कि लड़ाई होगी। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा ही है कि यह अब आर पार की लड़ाई होगी। ये सोचना जो है वरिष्ठ जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनका काम है। ये पूर्णिया के आम आवाम की मांग है कि यहाँ पर जो है परिवर्तन चाह रही है और यहाँ पर अपने बेटे भाई को जो है पुनः सांसद के तौर पर वह चाह रही है कि वो पुनः सांसद पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करे संसद। मेरा फिर से वही सवाल होगा कि पप्पू यादव के साथ में अभी जो क्षेत्र में जो वो घूम रहे हैं, उस दौरान जो उनके साथ में भीड़ चल रही है, वो भीड़ जन समर्थन के लिए है या किसी जनसेवक को, किसी नेता को देखने की भीड़ है? वो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहिएगा कि आप स्वयं पत्रकार हैं, सीनियर हैं, आपका लंबा अनुभव है। एक जो पार्टियों की जो मतलब आप भीड़ देखिएगा, भीड़ की भी अपनी शैली होती है। भीड़ जब और वो ढो के लाई गई हो, ढो के देखने लायक हो, हमारे नेता जब निकलते हैं क्षेत्र में, जो लोगों का प्यार स्नेह जो है वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से परे है। कहीं पर भी मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि हम लोगों के नेता जब अधिकतर जो हम लोगों का जो समय हुआ, रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम था, हम लोगों का जो है
दलित और आदिवासी समाज के बीच में जो है हमारा जो है हमारे नेता का रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था। और दूसरे दिन वो आप जब वहाँ पर रात्रि विश्राम का जब हम लोग जो है और काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जब पहुँचते थे तो वहाँ पर जो लोगों का स्नेह देखने को मिला, वो देखकर अपने आप जो है वो नेता के साथ साथ जो कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चल रहे थे वो भावुक हो उठे। वो प्यार, वो स्नेह, मतलब कोई जो है कहीं से कुछ अपने घर से जो भी बना हुआ है, जो भी बनाया हुआ है वो ला रहे हैं और वो लग रहा था कि उनको अपने घर का बच्चा है। कहीं पर जो है माताएं जो है वो थाली में जो है कुमकुम या जो है वो लेकर जो है खड़ी थी, कहीं पर बच्चियाँ खड़ी थी। वो हर जाति समुदाय से, वो धर्म से परे था। जो लोगों का प्रेम स्नेह मिला वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करता है कि लोग जो है अब जो है विगत 10 सालों में, खासकर मैं 10 सालों का जिक्र करूंगा, पूर्णिया ने जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार तो अपना सांसद जरूर चुना, लेकिन पूर्णिया के बच्चे से जब आप ये बात पूछिएगा तो वो कहेंगे कि मैंने जो है उनका चेहरा जो है, बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरह संसद भवन में सांसद जरूर पहुँचे, लेकिन लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके बीच का लोग जो है वहाँ संसद भवन में है। और इस कमी को अगर पूर्णिया में कोई पूरा कर सकता है उसका बेटा भाई बनकर, तो श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ही हैं। ये पिछले, यदि पप्पू यादव को बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्णिया के लोग जानते हैं कि वो इसमें काम किए हैं, तो विगत 10 साल में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बना है, कृषि कॉलेज बना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। जो फैक्ट्री लगी है, एथेनॉल प्लांट की फैक्ट्री लगी है, तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। क्या वो आपको नहीं दिख रहा है कि काम हुए हैं? देखिए, जो मतलब आप जब कहिएगा कि कुछ चीज़ें जब राज्य सरकार काम कर रही है, जो राज्य या केंद्र सरकार कहीं पर भी काम कर रही है, जो मतलब जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमारे आम आदमी हैं उनका पर कैपिटा इनकम किस तरह से बढ़ रहा है या उन चीज़ का क्या लाभ दिया। आपने एक एथेनॉल फैक्ट्री का जो है उदाहरण दिया, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एथेनॉल फैक्ट्री जहाँ पर खुला है वो मेरा गांव है, परोड़ा पड़ता है, वहीं पर बगल में बैठा, आपने भी शायद पहले रिपोर्टिंग किया है उसको लेकर। वहाँ पर जो है आसपास जो किसान है, जो एथेनॉल फैक्ट्री से जो रिसाव होता था, जो पानी जो रिसाव होता था, वहाँ पर कई खेतों को वो प्रभावित किया और खेतों में फसलें जो है वो ख़राब हुई। उसके बाद हम लोग स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन भी किया था और कहीं ना कहीं किसानों को मुआवजा भी मिला था। जब फैक्ट्रियाँ खुले, किसी को भी चाहिए कि उद्योग खुले, फैक्ट्रियाँ जब खुले तो उसका लाभ स्थानीय स्तर पर कितने लोगों को मिल रहा है। और हम लोगों के क्षेत्र में जहाँ तक बात होइएगा, हम लोगों के क्षेत्र में जो है पूर्व में गन्ना जो है, केतारी जिसको कहते हैं, गन्ना जो है काफ़ी मात्रा में होता था। बनमनखी में एक बड़ी चीनी मिल थी, गन्ना की जो है वो चीनी मिल थी, वो फैक्ट्री थी। तो उसका आप देखिएगा पार्ट नट बोल्ट सारा जो है वो बिक गया, लेकिन लोग जो है चाह रहे थे कि वो पुनः चालू हो। सरकार ने बनमनखी चीनी मिल चल रहा था और जब पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव थे उस वक्त वो चीनी मिल बंद हुआ है। जी। जिस वक्त वो सांसद थे उस वक्त बंद हुआ, लेकिन उसके बाद वो मधेपुरा से भी सांसद बने, बंद होने के बाद पूर्णिया से भी सांसद बने, उसके बाद वो मधेपुरा से सांसद बने, उसके बाद भी वो चीनी मिल नहीं चालू करवा पाए। मैं तो क्यों नहीं करवा पाए? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जब हमारे जो है सांसद महोदय जब भी थे तो उन्होंने उसको पुरजोर आवाज़ उठाने का काम किए। आज जो लोग ये दावा करते हैं कि डबल इंजन सरकार में हम विकास की रफ्तार कर देंगे, गंगा बहा देंगे, तो उन लोगों से सवाल ये पूछना चाहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी भली भांति चाहते हैं कि जब सरकार होती है, राज्य में जिनकी सरकार होती है, वो जो है उद्योग इंडस्ट्रीज का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं सरकार का जो है एक जो है बड़ा सवाल है कि सरकार उसको किस तरह से देखती है। जब आपकी सरकार, जब यहाँ पर एनडीए की सरकार जो है, आप नीतीश कुमार जी का कार्यखंड देखिएगा तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जब उनके साथ रहकर भी जो है हमारे क्षेत्र के साथ अनदेखी होगी तो हम लोगों का जो 9 मार्च का जो ये रैली कार्यक्रम जो रखा गया है, ये आर पार की लड़ाई रखा गया। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को जो है यहाँ पर मखाना से संबंधित जो है फूड प्रोसेसिंग का जो है इंडस्ट्री चाहिए, जो भी हमारा जो है किसान से संबंधित मखाना हो गया, उसके बाद जो है मक्का हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया, इससे संबंधित जो है ये तो राज्य सरकार को अब ये तय करना होगा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार में जो प्रतिनिधि
यानी कि जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि हम दूसरे दल के हैं, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। आप जब उस दल से हैं जिसकी आपकी राज्य में सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मुखिया हैं, फिर भी जब आपकी सरकार होती है, आपके मुखिया हैं, इतने लंबे कालखंड तक जो है सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार बनी है, और अगर विकास से हम लोगों का क्षेत्र जो है अनदेखा है, हम लोगों के क्षेत्र के साथ उपेक्षा हुई है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार जी तो मुखिया हैं ही, इसके एक बड़े जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी भी हैं। वो सरकार में सहयोगी रह के वो जो है काम नहीं करा रहे हैं, सिर्फ जो है मार्केटिंग करके, सिर्फ जो है इवेंट मैनेजमेंट करके, ये आएंगे ये कर देंगे। आप तो केंद्र में भी जब बात करेंगे 2 करोड़ जो है सालाना रोजगार देंगे, तो ये कब तक चलेगा? और एक बात और कहना चाहते हैं, इस बात को मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी जो हैं सरकार में थे, तो सरकार ने फैसला लिया कि जाति आधारित जनगणना का जो है उन्होंने जो है फैसला लिया था। तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीय स्तर पर थे, तो उन्होंने इस पर कई सारी टिप्पणियां की थी। बहुत सारे समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी भी की जाती है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो मतलब जातीय जनगणना का जो मसला था, तो जब यहाँ बिहार विधानसभा में ये हुआ, यहाँ के लोगों का जब उन्होंने मूड भापा, ये अनमने भाव से उनको जो है ये करना पड़ा। ये महागठबंधन सरकार का फैसला था, चूँकि भाजपा को लगा कि ये हम बैकफुट पे जाएंगे, तो इसलिए अनमने भाव से उन्होंने किया। लेकिन आप देखिएगा ना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जातीय जनगणना के मसले पर क्या सवाल है। आज ही झारखंड में जो है, झारखंड में कल जो है चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फैसला लिया है कि वहाँ पर भी जातीय आधारित जनगणना कराई जाएगी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, कहाँ पर जातीय जनगणना कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी खुद को कहेंगे कि मैं जो है मतलब पिछड़े का बेटा हूँ, ये इस परिवार में जो, जब उसको हिस्सेदारी देने की बात होगी, जो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि आप देखिए उनको जो है उनके जाति के आधार पर जो है जिसकी जितनी संख्या उसके अनुसार से हिस्सेदारी देने की मांग की, और हमारे नेता ने भी समर्थन किया। तो एक बात और क्लियर करना चाहूँ, जातीय जनगणना किसी भी अन्य जाति के खिलाफ नहीं है, किसी भी अन्य जाति के खिलाफ नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी जो है किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आप देखिएगा जो है सिंधु बॉर्डर जो वहाँ पे किसानों का आंदोलन है। किसानों को जो है पूर्व में भी आंदोलन था, सरकार ने आश्वासन दिया कि MSP लागू किया जाएगा। किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, ना नौजवानों के लिए रोजगार है, ना किसानों के लिए MSP लागू किया जा रहा। बात क्या किया जा रहा है? ठीक है, आस्था तो सबका है ना, बात जो है भरमाया जा रहा है। वो हम फिर से वापस आना चाहेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट पर, क्योंकि प्रणाम पूर्णिया, आज पप्पू यादव पूर्णिया में प्रणाम करने के लिए निकले हैं। जो पप्पू यादव 1988 ईस्वी से पूर्णिया में प्रणाम कर रहे हैं, और पूर्णिया की जनता उन्हें 3 बार सांसद बनाया पूर्णिया से, उसी पूर्णिया में आज वो प्रणाम पूर्णिया का नारा देकर वो कार्यक्रम करने वाले हैं, और कार्यक्रम इसी जगह पर करने वाले जहां हम आप आज साक्षात्कार कर रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि इस मैदान पर सैकड़ों सभाएं हुई। भीड़ किसमें कितनी आई ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि उस दिन ये रंगभूमि मैदान भर जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मैं तो कह ही रहा हूँ कि यहाँ पर तिल रखने का जगह नहीं होगा। आसपास विगत जो है 10 सालों में लोग इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखे होंगे। एक सवाल और, आपने जो कहा है कि वो अनवरत प्रणाम पूर्णिया, मतलब लोगों को पूर्णिया में प्रणाम करते रहे। एक बात ये है कि 20 सालों का उनका गैप भी रहा है, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि 20 सालों का उनका एक अंतराल भी रहा है। कहीं ना कहीं पूर्णिया से कुछ कारणों से वो दूर हुए थे, और 20 साल जो होते हैं राजनीति में, 15-20 साल 10 साल का जो होता है पीरियड, वो कालखंड जो होता है लंबा होता है। एक पीढ़ी जो मान के चलिए कि 8 साल का होगा, तो वो जो है आप नया मतदाता बन गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं इंटरेक्ट जो नए युवा थे उनसे भी जो है अपना संवाद करने का जो है वो जरिया था। और नए, चूँकि युग बदलता है, आप देखिएगा कि जनरेशन जब बदलती है तो उनके सोचने का जो है वो व्यवहारिक जो है वो तरीका भी बदलता है। तो कहीं ना कहीं नए युवाओं से भी जो है, नए युवाओं को भी जो है इंटरेक्ट करना था, और हम लोगों का जो है पार्टी का था कि लोगों से जो संवाद के जो दूरी, मतलब अनुपस्थिति के कारण जो थोड़ी बहुत दूरियां थी उसको पाटा जाए। और वैसे तो हमारे नेताजी जो है काम के मामले में तो वो संपूर्ण बिहार में उपस्थित रहे, किसी भी तरह का आपदा हो वो सब जगह उपस्थित रहे। शायद ही ज़मीन पर कोई नेता ड्राइंग रूम में बैठ
लेकर जो है वो क्या कहते हैं, वोट का गुनागणित करके वो सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन जब लोगों के लिए काम करने की बारी आती है, शायद ही श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से ज़्यादा ज़मीन पे कोई काम करने वाला आपको मिलेगा। चलिए देखिए, ये रंगभूमि मैदान है। इसी मैदान पर 9 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र पूर्णिया के पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने जो आह्वान किया है महारैली का, वो महारैली यहाँ पर आयोजित होगी। उसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए थे। और ये प्रदेश प्रवक्ता हैं जाप पार्टी के और प्रदेश महासचिव भी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास किए कि पूर्व सांसद के प्रति लोगों का कितना रुझान है, लोग क्या चाहते हैं। खैर, उस दिन जब सभा होगी तो उस दिन भी मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आऊँगा और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग पप्पू यादव को देखकर क्या कहते हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे और लोग क्या सोचते हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी किसे होना चाहिए, और जो एनडीए गठबंधन से जो उम्मीदवार अभी मौजूदा वक्त में सामने नज़र आ रहा है, उसको पप्पू यादव कितनी चुनौती दे सकते हैं। इसका उदाहरण हमें उस दिन मिलेगा जब 9 मार्च को यहाँ पर सभा होगी और उस सभा को पप्पू यादव संबोधित करेंगे। उस दिन ये पता चल पाएगा कि पप्पू यादव के प्रति लोगों का कितना झुकाव है, वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है। ये भी उस दिन कुछ ना कुछ पता चल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।